हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज इस कक्षा में हम दोस्तों छायावादोत्तर गद्य साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने छायावाद के बाद में प्रगतिवाद और प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों का अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गद्य साहित्य। तो सबसे पहले बात करेंगे नाटक की। इस काल के हिंदी नाटक रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर के नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। हिंदी नाट्य लेखन का सूत्रपात भारतेंदु कर चुके थे, किंतु भारतेंदु के बाद प्रसाद को दिशा निर्देशक नाटककार स्वीकार किया जाता है। प्रसाद के नाटकों के साथ समस्या यह थी कि वे रंगमंचीय नहीं थे और रोमांटिसिज्म से बाहर नहीं निकल सके थे। जयशंकर प्रसाद ने नाटक की विधा को दोस्तों अभूतपूर्व दिशा प्रदान की थी। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से नाटक को इतने उत्कर्ष पे पहुंचा दिया था कि उनके कथ्य की, उनकी विषय वस्तु की और उनकी बेजोड़ता की दोस्तों कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन प्रसाद पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है, उनकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने जो भी नाटक लिखे थे उनके हिसाब से उस समय रंगमंच है वो दोस्तों सुविधाजनक नहीं था। उनके द्वारा लिखे गए नाटक, उनमें स्थान परिवर्तन होता था तो उसके हिसाब से रंगमंच नहीं उपलब्ध हो पाता था। लेकिन वर्तमान में आधुनिक जो वैज्ञानिक युग है इसमें ऐसे रंगमंच तैयार किए गए हैं, जैसे कि युद्धों का चित्रण है, तो वो सामान्य रंगमंचों पर नहीं हो सकता था, इसलिए प्रसाद के नाटकों की आलोचना की जाती थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के कारण ऐसे रंगमंच स्थापित किए जा चुके हैं जिन पर प्रसाद के बहुत सारे नाटकों का सफल मंचन है वो किया गया है। वस्तुतः उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ में जोड़ा था। तो ये पंक्ति दोस्तों आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी को रोमांस के कटघरे से निकाल करके आधुनिक भावबोध के साथ में जोड़ने का कार्य किया था। यद्यपि उनके जय पराजय 1937 पर प्रसाद के रोमांटिसिज्म की छाया है, किंतु छठा बेठा 1940 उस प्रभाव से मुक्त है। अश्क जी के अन्य नाटक हैं कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950 और अंजू दीदी विशेष रूप से आपको याद रखना है 1954, अंधी गली और पैंतरे। तो ये दोस्तों इनके नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि प्रमुख नाटककार हैं। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर, जगदीश चंद्र माथुर का वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कोणार्क बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक है। शारदिया और पहला राजा 1969 उल्लेखनीय है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में धर्मवीर भारती का गीति नाट्य बहुत प्रसिद्ध है। अंधा युग 1955 विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कई नाटकों की रचना की है जिसमें अंधा कुआं याद रखना है, मादा कैटकस है दोस्तों विशेष पूछा जाता है, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा रस, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल है, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख और मिस्टर अभिमन्यु दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका लक्ष्मी नारायण लाल का है। इसके अलावा कर्फ्यू भी आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल के आपको 4 नाटक विशेष रूप से याद रखने हैं, अंधा कुआं, मादा कैटकस, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। इसके अलावा इनका एक नाटक कलंकी भी है। मोहन राकेश गहन मानवीय त्रासदी को नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से आंकने वाले नाटककार हैं। मोहन राकेश की भी दोस्तों पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, तो आषाढ़ का एक दिन है जो कि कालिदास के चरित्र पर आधारित है। लहरों का राजस है जिसमें कि बुद्ध के भाई नंदीवर्धन की आपकी कथा है जो कि आपके लगा हुआ है और मैंने दोस्तों ये पढ़ा दिया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में दोस्तों पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो सब करा दिए हैं। अगला है दोस्तों आधे अधूरे, जिसमें आपके मध्यम वर्गीय परिवार की ज़िंदगी को है उजागर किया गया है। 1969 में इनके 3 नाटक थे। तो 1958 में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस है वो आपके 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में लिखा गया नाटक है। इस काल में गीति नाट्य भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई। अंधा युग के बाद सुमित्रानंद पंत ने रजत शिखर, शिल्पी और शोभन लिखे। सेठ गोविंद दास ने स्नेह या स्वर्ग, कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा, संतोष कहाँ लिखे। गिरिजा कुमार माथुर कल्पांतर दोस्तों आपको याद रखना है। सृष्टि की सांझ,
लौह देवता संघर्ष दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई आपको याद रखना है, विशेष रूप से आपको एक कंठ है विस्पाई आपको याद रखना है। छायावादोत्तर काल के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, अपराजित, चक्रव्यूह, हरिकृष्ण प्रेमी की आहुति, स्वप्नभंग और विश्वान, सांपों की सृष्टि, उदार, अमृतपुत्री, बंधन, छाया। गोविंद वल्लभ पंत ने 2 उल्लेखनीय नाटकों की रचना की, सुहाग विंदी और ययाति। उदय शंकर भट्ट के नाटकों में बौद्धिकता, मनोविज्ञान और यथार्थपरकता है। इनके नाटक शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने समर्पण और गौतम नंद हैं वो 1952 नाटक लिखे थे। तो ये आपका दोस्तों छायावादोत्तर काल यानी कि लगभग आपके 1936 के बाद का जो काल है उसमें कौन कौन से नाटक हैं वो प्रधान रूप से रचे गए थे, कौन कौन से नाटककार थे। उपेंद्र नाथ आपके अस्क आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल आ जाएंगे, दुष्यंत कुमार आ जाएंगे, मोहन राकेश आ जाएंगे, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी आ जाएंगे, गोविंद वल्लभ पंत आ जाएंगे। तो ये प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम आगे और दोस्तों नाटकों की। छायावादोत्तर काल की अन्य नाट्य कृतियों को मोटे रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबद्ध नाटक, पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबंधित नाटक, चीन आक्रमण से संबंधित नाटक। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के न्याय की रात और विनोद रस्तोगी आज़ादी के बाद नया हाथ प्रथम वर्ग के नाटक आते हैं, जिनमें कि स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो पनपा था, फला था, फूला था, उसका यहाँ पर इन्होंने अंकन किया है। न्याय की रात में, विनोद रस्तोगी के आज़ादी के बाद में और नया हाथ में। दूसरे वर्ग में नरेश मेहता के सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं और मन्नू भंडारी के बिना दीवार का घर, ये आपको याद रखना है, जिसमें कि आपके पीढ़ीगत संघर्षों से नैतिक मूल्यों का किस प्रकार है वो पतन हुआ है, पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी है उसमें किस प्रकार वैचारिक मतभेद हैं वो दिखाई देते हैं, तो इनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तृतीय वर्ग में शिव प्रसाद सिंह के घाटियाँ गूंजती हैं, ये आपको दोस्तों याद रखना है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नेफा की एक शाम उल्लेखनीय मानी जाती है, जिसमें आपके चीनी आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो घाटियाँ गूंजती हैं, तो चीन की आपकी घाटियाँ गूंज रही हैं, ठीक है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। और नेफा की एक शाम है, उसमें भी चीन युद्ध का है वो वर्णन है। आगे चलते हैं। विपिन कुमार के 3 अपाहिज 1963, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग, आपको विशेष याद रखना है दोस्तों, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम और शुतुरमुर्ग, ठीक है। गिरिराज किशोर का नरमेध्य, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्रमुख आपके नाटककार माने जाते हैं इस समय के सुरेंद्र वर्मा। तो इनके दोस्तों कई ऐसे प्रसिद्ध नाटक हैं जो आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों नाटककार का ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। सुरेंद्र वर्मा के हो जाएंगे आपके द्रौपदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नवीन आधुनिक भावबोध के नाटक हैं। इनमें वर्तमान जीवन में व्याप्त अनास्था, उद्देश्यहीनता और विसंगतियों को अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों आपके नाटक हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एकांकी की, जो कि नाटक का ही एक छोटा प्रकार है। प्रारंभ में हिंदी एकांकी को एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं माना गया, किंतु 1940 ईस्वी के बाद इसे स्वतंत्र विधा के रूप में मान लिया गया। इस समय के प्रमुख एकांकीकार हैं भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास और जगदीश चंद्र माथुर। भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव और सिकंदर आदि एकांकी लिखे। राम कुमार वर्मा इस काल के प्रमुख एकांकीकार हैं। इनकी दोस्तों आपको एकांकी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इनकी एकांकियों का मूल स्वर है वो आदर्शवादी माना जाता है। इनकी एकांकी संग्रह हैं रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकरण, रजत रश्मि, दीपदान, दोस्तों इनकी बहुत प्रसिद्ध एकांकी है, ठीक है। ऋतुराज, रेशमी टाई और दीपदान आपको याद रखनी है। ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, ये भी इसकी विशेष है। मयूरपंख और जूही के फूल। एक इनकी दोस्तों एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है। बादल की मृत्यु का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, छायावाद युग में वो लिखी गई थी। उदय शंकर भट्ट ने 1938 के आसपास एकांकी लेखन आरंभ किया था। तो इस किताब की यहाँ पर आधुनिक काल में मुझे दोस्तों थोड़ी सी कमी ये दिखाई देती है कि इन्होंने सारी गद्य रचनाओं को या सारी पद्य रचनाओं को इन्होंने एक साथ है वो नहीं विवेचित किया है।
इन्हें ये करना चाहिए था कि काव्य तो अलग हो जाना चाहिए था, फिर गद्य की जो भी विधाएं हैं, जैसे कि नाटक विधा है, उपन्यास विधा है, कहानी विधा है, उसको अलग अलग तरीके से है वो इन्हें रखना चाहिए था, जिससे कि सारी की सारी जो रचनाएं हैं किसी भी कवि की वो एक साथ आ जाती। ठीक है, और समय है उसके हिसाब से तो लग ही जाता है, ये कभी नहीं पूछा जाता ये किस काल में लिखी गई थी, ये किस काल में लिखी गई थी। ठीक है, अब राम कुमार वर्मा की एकांकियाँ हैं वो सारी एक साथ होनी चाहिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास या कहानी है वो एक साथ होनी चाहिए, जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी रहती है। लेकिन इन्होंने क्या है, छायावाद, प्रगतिवाद, काव्य के आधार पर ही गद्य विधाओं का भी यहाँ पर इन्होंने लेखन कर दिया है। चलिए कोई नहीं, फिर भी हिंदी साहित्य की कक्षाओं के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। भट्ट जी ने अपने एकांकियों को नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की है। जो उदयशंकर भट्ट हैं उनकी एक एकांकी है दोस्तों विष कन्या, जो प्रसिद्ध मानी जाती है। ये फिल्मी जीवन से जुड़े हुए एकांकीकार माने जाते हैं। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, ये इनकी प्रसिद्ध है। आज का आदमी, सात प्रहसन आदि इनकी एकांकी संकलन है। पर्दे के पीछे एकांकी है दोस्तों उदयशंकर भट्ट की, लेकिन जो पर्दा कहानी है वो आपकी यशपाल की हो जाएगी। ठीक है, हिंदी एकांकीकारों में उपेंद्र नाथ अश्क का विशिष्ट स्थान है। देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गन्ना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो ये इनकी है। अंधी गली, साहब को जुकाम है तो अंधी गली आपको याद रखनी है। 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके आदि एकांकी संग्रह हैं। उनकी एकांकियों के तो जो तौलिया है दोस्तों वो आपकी एकांकी है आपके उपेंद्र नाथ अश्क की। तो उनके एकांकियों के विषय पारिवारिक जीवन के विविध क्षेत्र हैं। सेठ गोविंद दास की एकांकियों के विषय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे स्वयं कुशल एवं कर्मठ राजनीतिज्ञ थे। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद आदि इनके एकांकी संग्रह हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के एकांकी संग्रह हैं मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर आदि किसके एकांकी संग्रह हैं, तो हरिकृष्ण प्रेमी के। जगदीश चंद्र माथुर के 2 एकांकी संग्रह हैं। भोर का तारा बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों इनके एकांकी संग्रह है, या एकांकी भी भोर का तारा है इनकी, और ओ मेरे सपने। तो ये आपको जगदीश चंद्र माथुर के बारे में याद रखना है। जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित किया गया है। आगे चलते हैं। विष्णु प्रभाकर ने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना की है। उनके प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे एकांकी संग्रह है। विष्णु प्रभाकर का दोस्तों एक जीवनी मानी जाती है आवारा मसीहा, जो कि आपके शरद चंद्र पर आधारित है, ये इनकी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, मोहन राकेश की अंडे के छिलके, जो आपकी कक्षा 11 में लगी हुई है दोस्तों, अंडे के छिलके, भारत भूषण अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, बिमला लूथरा, रेवती सरन शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर की उम्र कैद है, चिरंजीत सिद्ध कुमार ने एकांकी और रेडियो एकांकी लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा आदि एकांकी संग्रहों में सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति, समस्याओं का सूक्ष्म समाधान और रंगमंचीय सार्थकता मिलती है। तो ये दोस्तों आपका एकांकी हो गए। अब हम बात करते हैं उपन्यास की, कि प्रेमचंद के बाद में है किस प्रकार प्रेमचंद की उपन्यास परंपरा को हिंदी में जीवित रखा गया, या फिर नए भावबोध से निकल करके किस प्रकार है वो उपन्यास की दिशा का परिवर्तन किया गया, कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें स्थूल रूप से 3 दशकों में बांटा जा सकता है। 1950 ईस्वी तक के उपन्यास, 1950 से 60 तक के उपन्यास और 60 उपन्यास। तो मुख्य रूप से 1936 में आपके गोदान लिखा गया था, और उसके बाद में प्रेमचंद की वो मृत्यु हो जाती है। तो 1940 से लेकर के 1950 तक कौन से उपन्यास लिखे गए, 1950 से 60 के दशक में कौन से, और फिर 60 के दशक के बाद उपन्यासों की क्या स्थिति देखने को मिलती है, वो हम दोस्तों पढ़ेंगे।
1950 ईस्वी का दशक है वो मुख्यतः फ्रायड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित था, जो काव्य में प्रगतिवाद दिखाई दे रही थी, और इसीलिए उपन्यासों में भी फ्रायड है वो प्रगतिवादी धारा है वो दिखाई देती है। 1960 का दशक प्रयोगात्मक विशेषताओं का है और 1960 के बाद आधुनिकतावादी विचारधारा से पोषित है। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकारों में जैनेन्द्र जी हैं वो प्रमुख हैं। उनके उपन्यास थे कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन आदि में मनोविज्ञान, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि पर विविध रूप उभरे हैं। उनके नारी पात्र यदि एक ओर समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व की पहचान भी कराना चाहते हैं। अज्ञे ने दोस्तों एक 1941 में लिखी थी शेखर एक जीवनी, जिसका पहला भाग तो 1941 में आया था और जो दूसरा भाग है वो 1944 में आया था। तो अज्ञे के शेखर एक जीवनी 1941 के प्रकाशन के साथ हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया। इसके दो भाग हैं। इनका दूसरा उपन्यास नदी के दीप है वो आपका 1951 में आया था। जैनेन्द्र और अज्ञे फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे, तो इलाचंद्र जोशी उसके मनोविश्लेषण से। इनका पहला उपन्यास घृणामयी इलाचंद्र जोशी का 1929 में प्रकाशित हुआ था, किंतु उन्हें प्रतिष्ठा सन्यासी उपन्यास दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है, 1941 से मिली। इसके अतिरिक्त है पर्दे की रानी, ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेत और छाया, निर्वासित, ये 1946 में आया था। इसके अलावा हो जाएगी इनकी जिप्सी उपन्यास था जो कि 1952 में आया था। मुक्तिपथ है 1950 में, जिप्सी और जहाज का पंछी 1955 में, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य 1973 में आदि इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। तो ये बात कर ली हमने इलाचंद्र जोशी की। तो यशपाल ने दो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, अमिता और दोस्तों दिव्या। दिव्या आपके IAS के जो मेंस है दोस्तों हिंदी साहित्य, उसमें दिव्या है वो लगा हुआ है। यशपाल ने दो ऐतिहासिक उपन्यास अमिता लिखे थे, अमिता और दिव्या लिखे, किंतु इनके शेष उपन्यास सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अब इनके दोस्तों प्रसिद्ध कौन कौन से उपन्यास हैं? दादा कामरेड, देशद्रोही, पारसी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच दोस्तों 1958-1960 में है, जो इनका वेरी मोस्ट सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। यशपाल की परंपरा के दूसरे उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये छायावाद में आपके जो प्रेम मार्ग की काव्यधारा थी तो उसके कवि माने जाते हैं और इन्होंने यशपाल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उपन्यासों की रचना की थी। उन्होंने चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरु प्रदीप उपन्यास लिखे। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर प्रेमचंद परंपरा के उपन्यास माने जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कठिन यदि गहराई से क्वेश्चन देता है कि भाई निम्न में से कौन से प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यास नहीं हैं। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएंगे, अमृतलाल नागर हो जाएंगे और आपके विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हो जाएंगे। ठीक है, यदि वहाँ पर अज्ञे जैनेन्द्र, यदि जैनेन्द्र भी हो जाएंगे, लेकिन अज्ञे वगैरह का नाम आता है या फिर किसी आधुनिक 1960 उत्तरी उपन्यास वाले का नाम आता है तो वहाँ पर वो नहीं होंगे। तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा था दोस्तों टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा और सभई नचावत राम गोसाई उपन्यास लिखे थे। उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें 1947 इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील इस उपन्यास के अगले खंड हैं। गर्म राख, गर्म राख 1952, बड़ी बड़ी आंखें 1954 और पत्थर अल पत्थर 1957 इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास पता होने चाहिए। इसके अलावा वो किसके ऊपर आधारित है, कौन सा सामाजिक ऐतिहासिक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कुछ जीवनी परक उपन्यासों की रचना है वो की थी। तो अमृतलाल नागर का विशेष स्थान है, उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों को चित्रित किया है। नवाबी मसनद, शेठ बांकेवल, महाकाल, बूंद और समुद्र है दोस्तों विशेष उपन्यास है। अमृत और विषय इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर है दोस्तों विशेष उपन्यास है। एकदा नैमिषा रंडे विशेष उपन्यास है। मानस का हंस है दोस्तों इनके तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, 1962 में इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा एक इनका उपन्यास और मिलता है खंजन नयन, जो कि सूरदास के ऊपर आधारित जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
और यशपाल राहुल संकीर्तन रांगे राघव प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि उपन्यास लिखे थे। तो ये आपको दोस्तों इनके उपन्यास हैं वो आपको याद होने चाहिए कि विराट की पद्मिनी इनका दोस्तों विशेष उपन्यास है, झांसी की रानी इनका विशेष उपन्यास है, मृगनयनी है ये इनका विशेष उपन्यास है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, सांस्कृतिक उपन्यास हैं, वो आपको चारों की चारों नाम है वो याद होने चाहिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, बिल्कुल, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का एक पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा, इनके चारों की चारों हैं वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास माने जाते हैं। यशपाल ने दिव्या, राहुल जी ने सिंह सेनापति और जय योधे। तो यशपाल का है वो दिव्या हो गया, राहुल जी ने सिंह सेनापति और जय योधे, ये भी दोस्तों विशेष पूछे जाते हैं। और रांगे राघव ने मुर्दों का टीला है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर लिखा था। चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू भी उल्लेखनीय उपन्यास है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का दोस्तों अम्बपाल का है, जो कि वैशाली की एक गढ़िका थी। तो उस पर इन्होंने लगभग दोस्तों 10 वर्षों के गंभीर अध्ययन विवेचन के बाद में उन्होंने उपन्यास लिखा था। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने इसके बारे में स्वयं कहा है कि यदि मेरे जीवन का कोई प्रमुख उपन्यास है तो वैशाली की नगर वधू है। अभी तो दोस्तों आपकी थोड़ी सी सिलेबस या फिर आपको सामने आपकी भर्ती है, ठीक है, तो आपको उसी के अनुसार वो पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी भी यदि आपको मौका मिले, जब आप सफल हो जाएं, तो ज़िंदगी को इस प्रकार मत बनाना कि उसमें कोई रंग ही ना हो। जो भी हिंदी से यदि प्रेम करते हैं दोस्तों, इतना कुछ सिखाता है साहित्य हमें, हमारे जीवन को मनोरंजन के लिए ही चाहे पढ़ो आप, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में साहित्य कब आपको एक नई सीख दे जाता है, एक शिक्षा दे जाता है, तो उसका हमें पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार की जो परंपरा है दोस्तों, उसे बनाए रखना चाहिए, किताबों से प्रेम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमें ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं, हमारे मस्तिष्क में विचारों को भरती हैं, बल्कि इसलिए कि उसकी है महत्ता भी बनी रहनी चाहिए। हिंदी को दोस्तों जीवित रखना है तो हमें किताबों की तरफ है वो लौटना पड़ेगा। किताबों को जीवित रखना है, साहित्य को जीवित रखना है। नहीं तो एक दिन दोस्तों, आज हिंदी में भाषा अंग्रेजी घुस रही है, ठीक है, और एक दिन दोस्तों हिंदी है वो निकल जाएगी, अंग्रेजी ही अंग्रेजी रह जाएगी। तो आज भी अमेरिका में देख लीजिए आप, मज़दूरों को यहाँ पर जो ठेके के सामने जो लाइन लगती है ना, वहाँ पर यदि कोई नई किताब प्रकाशित होती है तो वहाँ पर किताब बुक स्टॉल के सामने लाइन लगती है अमेरिका में आज भी दोस्तों। तो यही चीज़ें हैं वो साहित्य को जीवित रखती हैं। तो थोड़े का पढ़ने का दोस्तों प्रयास करिएगा, ठीक है। जो प्रमुख उपन्यास हैं कि भाई क्या है, मुंशी प्रेमचंद उन्होंने गोदान में क्या लिखा है, ठीक है, झूठा सच में क्या लिखा हुआ है, तो चलिए वो बाद की बात है। 1950 के ग्रामांचल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चेतना के उपन्यास लिखे गए। फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यास सही अर्थों में आंचलिक हैं, उनका मेला आंचल। तो यही दोस्तों बात है वो आती है, एक देहाती दुनिया है जिसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल के बाद में दोस्तों थोड़ा सा विवाद है। वो ये है कि देहाती दुनिया को भाई पहला उपन्यास माना जाए या फिर आंचलिक उपन्यास या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। लेकिन दोस्तों जो आंचलिक उपन्यास की जो सारी की सारी विशेषताएं हैं वो मेला आंचल में ही सही रूप से दृष्टिगत होती हैं। तो हमें मेला आंचल को ही 1954 को आंचलिक उपन्यास मानना चाहिए। लेकिन कक्षा 10वीं की किताब में एनसीईआरटी में दोस्तों शिवपूजन सहाय है, उनका देहाती उपन्यास है, उनको हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास लिख रखा है। विशेष प्रसिद्ध हुआ मेला आंचल और परती पर कथा रेणु के आपको दोस्तों 3-4 इनके प्रमुख उपन्यास हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो मेला आंचल है और परती परिकथा है। में ग्रामांचलों के जितने सवाक और विशद चित्र देखने को मिलते हैं उतने आंचलिक उपन्यासों में नहीं मिलते। नागार्जुन का बलसनमा है, रतिनाथ की चाची है, नई पौध है और बाबा बटेश्वर नाथ है, दुखमोचन है, वरुण के बेटे हैं आदि उल्लेखनीय उपन्यास माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य 1956, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा और राही मासूम रजा का आधा गांव दोस्तों विशेष इनका उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी उल्लेखनीय उपन्यास है।
अगला हम दोस्तों पढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध है। देवराज के पथ की खोज, देवराज है दोस्तों, ठीक है, उनका है पथ की खोज, और बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप प्रमुख हैं। सामाजिक चेतना के उपन्यासों में मनमथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय और लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र यादव आदि प्रमुख हैं। मनमथनाथ गुप्त का बहता पानी, भैरव प्रसाद गुप्त का मशाल और गंगा मैया, अमृत राय का बीज और नागफनी का देश, हाथी के दांत, लक्ष्मी नारायण लाल का मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा और रूपा जीवा। तो रूपा जीवा आपको याद रखना है। राजेंद्र यादव के प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, दोस्तों आपको राजेंद्र यादव का याद रखना है। ये दोस्तों मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं तो फिर आपके लिए सारे ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यदि आप कॉलेज लेक्चर वगैरह की आगे की भी करने की सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए दोस्तों जो मुख्य हैं वो तो सबको पता ही है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर वहाँ से जो अन्य उपन्यास हैं, जो इनके कम प्रसिद्ध उपन्यास है, वहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये उपन्यास किसका है, ठीक है। अब यदि अंधा योग पूछ ले वो तो सब बता ही देंगे, ठीक है। एक कंठ बिस्वाई पूछ ले वो सब बता ही देंगे, मोहन रागेश के पूछ ले आषाढ़ का एक दिन, वो तो सब बता ही देंगे दोस्तों। तो थोड़े से, जैसे कि आपका उखड़े हुए लोग हैं, ये किसका उपन्यास है, ठीक है। नागफनी का देश है, ये किसका उपन्यास है। इस प्रकार वहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आधुनिक भावबोध के उपन्यासों में यंत्रीकरण, 2 महायुद्धों और अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप आधुनिकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर भी उपन्यास लिखे गए। मोहन राकेश ने उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 आस्था विहीन समाज और अनिश्चय की स्थिति में लटके इंसान की मन स्थिति को व्यक्ति दी। निर्मल वर्मा का दोस्तों बेदिन है, प्रमुख उपन्यास है, आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। राजकुमार चौधरी का मरी हुई मछली, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स। तो मैंने आपको एक दिन टेलीग्राम में भेजा था कि कुछ ऐसी नाम की रचनाएं हैं, जैसे कि एक पति के नोट्स है वो महेंद्र भल्ला की है, एक पत्नी के नोट्स है वो ममता कालिया की है, ठीक है। तो थोड़ी सी आप जो मिलती जुलती रचनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो आप उनको भी दोस्तों ध्यान से है वो देखा करें, तुलना करिया करें कि भाई हाँ ठीक है, जिससे कि वो अच्छी तरह से हमें कन्फ्यूजन है वो नहीं हो। कमलेश्वर का डांक बगला दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है। काली आंधी है, गंगा प्रसाद बिमल का अपने से अलग आदि उपन्यास भी आधुनिक बोध की रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, रूपवता शैली में लिखा गया उल्लेखनीय उपन्यास है। तो ये आपको पूछा जाता है कि राग दरबारी किसका उपन्यास है, तो वो आपका श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम कहानी परंपरा की। इसके बाद में जो अन्य गद्य विधाएँ हैं उनको हम दोस्तों अगली कक्षा में देखेंगे, और इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों समकालीन जो कविता है या फिर जो भी विधाएँ हैं। कहानी एक प्रमुख विधा है। नई कविता के सादृश्य पर नई कहानी विकसित हुई। उसके बाद सचेतन कहानी, कहानी आंदोलन भी चले थे। 1950 के आसपास की कहानियों में वैयक्तिकता का दबाव बढ़ता गया। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद से हमारा मोहभंग हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास भी कहानियों में दिखा, किंतु शीघ्र ही स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति रोमानी मोह टूट गया। जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी दोस्तों, सबकी देश की जनता के साहित्यकारों में यही आशा थी कि भाई स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब हमें हमारा जीवन है वो सुखद हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, जिस प्रकार की गांधी जी कहा करते थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो एक नई ही दोस्तों धाराओं का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया, अमीर गरीब का है वो फासला बढ़ गया, ठीक है। जिस समाजवाद की बात की जा रही थी उस समाजवाद का कहीं भी नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो जो अच्छे जीवन की जो कल्पना थी, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी कल्पनाएं थी, वो सारी की सारी धराशायी हो गई। तो उसको लेकर के किस प्रकार है नए जीवन स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है वो परिवर्तन आया है, उसको लेकर के साहित्य रचा गया था। व्यक्ति एक तरह से अलगाव के घेरे में खड़ा हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध ने हमें रोमांटिक छद्मावरण से यथार्थ की भूमि पर ला पटका, जिससे 7वें दशक में संतरास, अलगाव, वेगानेपन और ऊब से संबंधित कहानियाँ आई थी। यशपाल ने प्रगतिवाद के प्रेरित होकर धन की विषमता पर प्रहार किए। उनके कहानी संग्रह हैं पिछड़े की उजाड़, वो दुनिया, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मा व्रत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमा की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। अज्ञे ने मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष और व्यक्ति के प्रवेश संघर्ष का चित्रण किया है। उनके विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो अज्ञे की दोस्तों एक काव्य के अंतर्गत बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चाहे वो आपकी कविता हो,
चाहे वो आपका उपन्यास हो, चाहे वो आपकी कहानियाँ हो, ठीक है। निबंधों में भी दोस्तों आपके, तो हर जगह दोस्तों इन्होंने बहुत ही विपुल साहित्य की रचना की है और नयापन देने का प्रयास किया है। तो विपथगा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, जयदोल है, अमर वल्लरी है, तो ये सारी की सारी आपके लिए मुख्य हो जाएंगी। इलाज चंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री पिरोई है। इस दिशा में अग्रसर होने वाले वे अकेले कहानीकार हैं। खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अश्क की कहानियों में विविधता के दर्शन होते हैं। विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी निर्गुण, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि अपेक्षाकृत नई पीढ़ी के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है दोस्तों, प्रसिद्ध इनकी कहानी है। कहानी नए बोध के निकट है। कमल जोशी की सिराजी और पत्थर की आंखें चर्चित कहानियां हैं। सन 1950 के बाद हिंदी कहानियों में दो विरोधी स्वर सुनाई पड़ते हैं, मूल्यवादी स्वर और विघटित मूल्यों के प्रवेश में चीख त्रास और बदले हुए रिश्तों का स्वर। छठे दशक में ग्रामांचल के साथ साथ कस्बों और नगरों की कहानियाँ भी लिखी गई थी। ग्रामांचल के कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे और फणीश्वरनाथ रेणु है, उनके नाम मुख्य हैं। इनसे पहले गांव अपने पारिपार्श्व की पूर्णता में चित्रित नहीं हो पाए थे, किंतु इन लेखकों ने गांव के जो चित्र या चरित्र प्रस्तुत किए वे मूलतः रोमांटिक थे। मार्कंडे के कहानी संग्रह हैं आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। उनके गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला में अतीत के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। रोमांटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयतापूर्ण रंग रेणु की कहानियों में मिलता है दोस्तों। गांव की धूल, माटी, आंगन की धूप, बैलों की घंटियां, धान की झुकी हुई बालियां, गमकता चावल, ठेला मेला, हंसी ठिठोली आदि के वर्णन में गांव ही नहीं पूरा अंचल उभर आता है। इस दृष्टि से लाल पान की बेगम है और तीसरी कसम दोस्तों विशेष रूप से दृष्टव्य है। तीसरी कसम है, इस पर तो दोस्तों आपकी फिल्म भी बन चुकी है राज कपूर की। 60 के दशक में युगीन लाल पान की बेगम है, वो आपके लगी हुई है जिसमें यूजीसी नेट में। 60 के दशक में युगीन संक्रमण और तनाव की कहानियाँ भी दिखाई देती हैं। मोहन राकेश तनावों के कहानीकार हैं। मोहन राकेश की कहानियों में मलबे का मालिक, एक और ज़िंदगी, ये आपकी सेकंड ग्रेड में पिछली बार लगी हुई थी, ठीक है। तो ये आपको चारों की चारों कहानियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मलबे का मालिक है, एक और ज़िंदगी है, इनकी विशेष कहानियाँ हैं। उनके कहानी संग्रह हैं नए बादल, जानवर और जानवर है, एक और ज़िंदगी है। राजेंद्र यादव की कहानियों में आधुनिक भावबोध को व्यापक सामाजिकता के साथ में जोड़ा गया है। उन्होंने निर्वैयकता पर विशेष बल दिया है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, तो ये दोस्तों राजेंद्र यादव की पिछली बार आपकी लगी हुई थी, वर्तमान में हटा दी गई है। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कहानी है। अन्य कहानियों में अपने पार आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर की कहानियों में योगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ देवी की माँ, नीली झील इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। खोई हुई दिशाएं दोस्तों और मांस का दरिया प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ हैं। नीली झील, खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया। यामा द पेट भी इनकी एक कहानी है। इसी दशक में नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र आदि कवियों ने अपने अपने ढंग से कहानियाँ लिखी हैं। नरेश मेहता की तथापि निशा जी पर काव्यगत रोमानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। भारती जी ने गुल की बंदो, सावित्री नंबर 2 और बंद गली का आखिरी मकान, ये दोस्तों आपको विशेष याद रखनी है। सावित्री नंबर 2 और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी मानी जाती है। जैसी कहानियाँ रची लेखिकाओं में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियमबदा, रजनी पन्नीकर और मेहरुन्निसा परवेज आदि प्रमुख हैं। इनका संसार कुछ सीमा तक पुरुषों से अलग है। मन्नू भंडारी मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि कहानी संग्रह लिखे थे। तो ये आपको याद होने चाहिए, यही सच है इनका प्रसिद्ध है। कृष्णा सोबती सेक्स जन्य भावुकता को ही उभार कर रह जाती हैं। शिवानी की कहानियों में नारी मनोविज्ञान को आधुनिक नए संदर्भों में देखा गया है। उषा प्रियमबदा आधुनिक बोध की कथाकारा हैं। उनका बोध भी नया और भाषा भी अपेक्षाकृत संयमित है। जिंदगी और गुलाब के फूल दोस्तों इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक कोई दूसरा उनकी कहानी संग्रह है। 7वें दशक के आरंभ में निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं वो विशेष चर्चित रही थीं। उन्होंने हिंदी कहानी की परंपरा को छोड़ करके अपने को पाश्चात्य परंपरा से जोड़ा है। परिंदे दोस्तों ये आपकी कहानी लगी हुई थी सेकंड ग्रेड में, वर्तमान में हटा दी गई है। ऐसी ही एक कहानी है उनकी लंदन की एक रात है दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। कुत्ते की मौत भी विशिष्ट स्थान रखती है।
70 के दशक में आधुनिकता बोध को लेकर लिखने वालों में राम कुमार, विजय चौहान और राजकमल चौधरी भी उल्लेख भी आवश्यक है। 7वें दशक को मोहभंग का दशक कहना उचित होगा। चीन से पराजय के बाद में पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ प्रकट का आरंभ यहीं से हुआ था। इस दशक की कहानियों में ऊब, विघटन, सतही विद्रोहात्मक रवैया आदि दिखाई देता है। ज्ञानरंजन हो जाएंगे, दूधनाथ सिंह हो जाएंगे, गंगा प्रसाद बेमल हो जाएंगे, गिरिराज किशोर हो जाएंगे, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, ज्ञान प्रकाश, काशीनाथ सिंह आदि इस दशक के अन्य उल्लेखनीय कहानीकार हैं। ज्ञानरंजन की फैंस के इधर और उधर, ये आपको दोस्तों याद रखनी है। यहीं से आपका ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहीं से आपका सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही कहानी आपकी पूछी जाती है कि फैंस के इधर उधर आपको 4 कहानियाँ दे दी जाएंगी, 4 रचनाकार दे दी जाएंगे, मिलाइए भैया। तो ज्ञानरंजन की फैंस के इधर उधर है और ये इनकी दोस्तों पिता कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है। 2 ही इनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, फैंस के इधर और उधर, पिता है। ठीक है, पढ़ने को भी तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ना दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सबसे यही दोस्तों दिमाग का खेल है। ठीक है, पिता है आपकी दूधनाथ सिंह की, आपकी रक्तपात है, गंगा प्रसाद बिमल की एक और विदाई है, प्रश्न चिन्ह है, ऐसी ही कहानियाँ हैं। गिरिराज किशोर की पेपर वेट दोस्तों आपकी बहुत बार पूछी जाती है, संग्रह भी उल्लेखनीय है। क्योंकि आपको जैसे कि प्रेमचंद हो गए, ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हो गए, या फिर आपके अज्ञे हो गए, प्रसाद हो गए, ठीक है, इनकी ही आपको है वो विशेष रचनाएं, सारी रचनाएं आपको जानकार होनी चाहिए। लेकिन बाद की आपके कहानीकारों में लगभग आधुनिक समकालीन कहानी के बाद में आपको एक तो यूँ पता होना चाहिए भाई विभिन्न आंदोलन है वो किस किस के द्वारा चलाए गए, उनके बारे में हम अगली कक्षा में बातचीत करेंगे। समांतर कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन है, ठीक है, तो इनके प्रवर्तक आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी कहानीकार हैं उनकी एक एक दो दो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि राजेंद्र यादव की है वो टूटना कहानी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है वो है, ज्ञानरंजन की पिता है, फैंस के इधर उधर है, मोहन राकेश की कहानियाँ है, मलबे का मालिक है, एक और ज़िंदगी है। तो इस प्रकार एक एक दो दो इनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जो बार बार आपके पाठ्यक्रम में लगाई जाती हैं। या तो आपको 10वीं 12वीं में पढ़ाई गई हैं, ठीक है, 12वीं तक पढ़ाई गई हैं, आपको BA में पढ़ाई जाती हैं, या फिर आपको MA में पढ़ाई जाती हैं, या फिर आपके कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो आपका कॉलेज लेक्चरर हो, UGC नेट हो, कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी लगाई जाती है। कमलेश्वर की है आपकी मांस का दरिया है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर हमने उपन्यास, नाटक और कहानी विधा के बारे में इस क्लास में अध्ययन किया है। आगे हम दोस्तों गद्य की अन्य विधाएँ हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा आपका बचता है 2 क्लासों में, और आपका पूरा का पूरा जो समकालीन गद्य साहित्य है उसका भी दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। और इस तरह आपकी ये पुस्तक है दोस्तों बहुत जल्दी 22 क्लासों में दोस्तों आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासें दोस्तों पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। और यदि दोस्तों जाते जाते ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्द ही दोस्तों यहाँ पर आपको उसने कहा था कि क्वेश्चन और खून के टीका के दोस्तों क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा रेट की तरफ भी दोस्तों फोकस करना है वो शुरू कर दीजिए, जिसके बारे में आपको कल है थोड़ी सी बातचीत करूँगा। चलिए तो आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।